नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप? बढ़िया हैं सभी? जबरदस्त, तंदुरुस्त। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बढ़िया चल रही है। इस अर्थ हम तैयारी तो करते ही नहीं है, दिक्कत तो यही है ना। तो तैयारी भी कर लिया, ठीक है। तो साथी, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, मतलब पीछे आपको स्लाइड में दिख ही रहा होगा, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, कुछ लेक्चर आपके अपलोड हो चुके हैं और आज हम जो पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ बात समझ लीजिएगा। आप मध्य प्रदेश में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले कुछ बात याद रखना। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश की एमपी पीएससी वाला पोर्शन है, ठीक है, यह पीएससी वाला पोर्शन है, उसमें एमपी जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, एमपी जीके का बहुत वेटेज है, लगभग हम बोल सकते हैं 40 से 45 अंक लगभग बोला है। या प्रश्न आपको किस में देखने को मिलेंगे? एक मिनट, हो गया, हो गया बोर्ड, एक मिनट, चलिए। तो हमको देखने को मिलेंगे लगभग 40 से 45 प्रश्न देखने को मिले। अब जो 40 से 45 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में कोई सा एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे कि भैया आप पीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम कराता है, उसको देने जा रहे हैं। पीएससी ही आपका एग्रीकल्चर एडीए का एग्जाम कराता है, उसको देने जा रहे हैं। तो जो मेरे लेक्चर हैं आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत। आप इनको रीड कीजिए, बार बार देखिए, डाउट क्लियर कीजिए, बहुत शानदार कंटेंट है, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए, इससे पहले और बात सुनिएगा बड़े ध्यान से। हाँ, आवाज आ रही है मेरे भाई? कमेंट करते हो, ठीक है, देखिएगा। अब देखो, यूनिट याद रखना, इसमें एमपी के कुछ यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगी, एमपी से संबंधित है। यूनिट नंबर आपको दो, यूनिट दो, चार, यूनिट छः, दो, चार, पाँच और छः और आठ और 10, इनको घोंट लेना ना, ऐसी पढ़ लेना कि भाई इनसे परीक्षा में प्रश्न आए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, क्योंकि ये एएमपी से संबंधित होती है। अब जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड पार्ट वो इनसे संबंधित होती है, ठीक है। तो इनको पढ़ना, इनसे ही सब, इनसे रिलेटेड ही मैं पढ़ाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। मैं हूँ, तैयारी आपकी शानदार होगी, ठीक है। चलिए, अब देखो, आगे बढ़े भैया, देखेगा। अब यहाँ पर एक लिखा है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मेरे भाई याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है आपका 1 नवंबर, 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, या स्थापना या बोले फाउंडेशन डे, क्या बोले? फाउंडेशन डे। तो साथ ही याद रखना, स्थापना हमने बोला, स्थापना बोला, या हमने बोला 1 नवंबर को फाउंडेशन डे, फाउंडेशन, ये कहा। क्यों कहा? क्योंकि 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। चलिए, अब हम 2024 की बात करते हैं। तो 2024 में 69 नंबर का क्या मनाया हमने? स्थापना दिवस। किसी को दिक्कत है भैया? आया ना, स्थापना दिवस मनाया। तो 69 नंबर का स्थापना दिवस हमने कब मनाया है? 2024। अब 70 वह मनाएंगे 2025 में मनाएंगे, ठीक है। और 2023 में कौन सा मनाया था? 68वां स्थापना दिवस हमने मनाया, ठीक है। तो 23, 24, 25, 68, 69 और 70, ठीक, मतलब 2025 में 70वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? स्थापना दिवस मध्य प्रदेश का मनाया जाएगा। अभी कौन सा? 69 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। अब हमें यहाँ पर एक बात और याद रखना, इस समय डिस्ट्रिक्ट भी होंगे मध्य प्रदेश में, जिले भी होंगे, या हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो कितने थे? 43। कितने जिले थे मेरे भाई? 43 जिले थे उस समय, ठीक है। किस समय भैया? 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश के कितने जिले थे भैया? याद रखना है, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिले कितने? आपके 43 जिले। अच्छे से लिख दिए, आपको समझ में जाए। 43 जिले। अब भी नहीं दिख रहा तो नहीं,
यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सही समझना है और सही लिखना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं। राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि क्या ही बोलो। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इस समय मतलब 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे, राज्यपाल भी होंगे, ठीक है, और विधानसभा अध्यक्ष भी होंगे। इनकी हम बात कर लेते हैं, देख लीजिए, कर लेते हैं। अब देखो, प्रथम सीएम की बात करते हैं, परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रथम सीएम आपके कौन है? रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल, शुक्ल हो गए। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ है साथी, परीक्षा में पूछा जा चुका है, सागर में। क्या भैया? सागर में। ठीक है, कहां पर है? सागर में। अब देखो, राज्यपाल भी होंगे यहाँ पर कि उस समय, राज्यपाल भी लिखो भैया। राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। अब पट्टाभी सीतारामैया कौन थे? राज्यपाल उस समय। विधानसभा अध्यक्ष भी याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजी लाल दुबे। कुंजी लाल दुबे। ठीक है, तो यहां पर लगा है विधान, यहां पर लगा है कुंजी, तो कुंजी में ही तो विधि विधान लिखा होता है। कुंजी में ही क्या लिखा होता है? विधि विधान लिखा होता है। तो मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे, और सीएम कौन थे साथी? रविशंकर शुक्ल। इनका जन्म कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है? सागर में। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर वर्तमान की भी हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे वर्तमान की। अब वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में सीएम की बात होगी तो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव है, मोहन यादव। अब जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, ठीक है, ये पूर्व में क्या थे? पूर्व में ये उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश शासन के, उच्च शिक्षा मंत्री। ठीक है, और इनका संबंध कहां से है? उज्जैन से है। कहां से है? उज्जैन से इनका संबंध होता है। अब देखो, अब हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष याद रखना, नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह। अब जो नरेंद्र सिंह तोमर का संबंध किस जिले से है? ग्वालियर से। किस जिले से इनका संबंध है? ग्वालियर से। अब पूर्व में कौन थे? भी उनके पास कोई पद था ना, केंद्रीय कृषि मंत्री। केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री थे। वर्तमान में केंद्रीय मतलब भारत के भैया, भारत के, नहीं तो मध्य प्रदेश के समझ बैठो तो गलती हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताइए, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? कमेंट करिए, केंद्रीय कृषि मंत्री। तो साथी याद रखना है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, याद रखना, ये पूर्व में क्या थे? मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, सबसे अधिक समय तक सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश के, कौन? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। यहां पर वर्तमान शब्द याद रख लो, क्योंकि तुम बिल्कुल दिमाग नहीं चलाते हो अपना। ठीक है, इसलिए हर चीज आपको क्लियर करना पड़ती है। अब देखो भैया, अब वर्तमान में राज्यपाल की भी बात होगी, इसकी बात होगी राज्यपाल। तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कमेंट करके बताइए। राज्यपाल हैं, बताइए। मंगू भाई छगन भाई पटेल। लिख लेना, मंगू भाई, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है,
तो मंगू भाई छगन भाई पटेल है, वर्तमान में कौन है, राज्यपाल है। मध्य प्रदेश से इनका संबंध कहां से है, याद रखना गुजरात से। का संबंध कहां से होता है साथी, याद रखना गुजरात से इनका संबंध होता है, ये चीज आपको याद रखना है। क्या है, इनका संबंध कहां से होता है, गुजरात से होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मंगू भाई पटेल जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। ठीक है, हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, ठीक है, तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर, ठीक है, तो जिले कितने हो गए भैया, 43 जिले हुए। वर्तमान में कितने जिले हैं ये बताइए मध्य प्रदेश में वर्तमान। तो वर्तमान में याद रखना, वर्तमान में बताइए, वर्तमान में आपको 55 जिले मिलेंगे। जिले मध्य प्रदेश में 55। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा भैया 55वां जिला कौन सा है, 54वां कौन सा है, और आपका 53वां कौन सा है। क्यों बनेगा भैया, एक ही नवीन डिस्ट्रिक्ट बने हैं इसलिए बनेगा। अब देखो भैया 55वां कौन सा है, मई। मैहर कहाँ से अलग हुआ है, सतना से। कहाँ से अलग हुआ है, सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है। ठीक है, अब 54वां याद रखना, पांडुरना। पांडुरना ये कहाँ से अलग हुआ है, छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से अलग हुआ है। ठीक है, कहाँ से अलग हुआ है, छिंदवाड़ा से। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना 53वां याद रखना है, मऊगंज। मऊगंज कहाँ से अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था रीवा से हुआ था। मऊगंज कहाँ से अलग हुआ है भैया, रीवा से अलग हुआ है। पांडुरना कहाँ से, छिंदवाड़ा से। मैहर कहाँ से, सतना से। तो याद रखना है। और मध्य प्रदेश का और मैप अब परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, अभी सुर्खियों में आपने सुना होगा सिरोंज को भी क्या बनाया जा रहा है, जिला बनाया जा रहा है, और भी संभाग बनने की अभी चर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का मैप चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ जाएंगे, संभाग भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसकी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो नया अपडेट है अभी। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई, यस या नो, तो हाँ बोला आया समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना है। ठीक है, अब 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, बोलो हाँ, पर कोई दिक्कत है, नहीं होगी, नहीं होगी भैया, समझ में आ गया होगा ये सब। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है मेरे, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, बोलो सही बात है। जब 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है, तो इसी 1 नवंबर को अन्य राज्य के भी स्थापना दिवस होते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक लिखना याद करने के लिए, 36 आम, 36 आम, हरि ने, हरि ने कल, हरि ने कल पंजा को तमिल में चढ़ाए। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पे याद रखना 36 से याद रखना छत्तीसगढ़, पंजा से याद रखना पंजाब। ठीक है, तमिल से याद रखना तमिलनाडु, तमिलनाडु। आ से याद रखना एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है, मां से याद रखना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी हम साथ में कवर करते हैं। हरी से याद रखना हरियाणा, कल से याद रखना है केरल। है, तो लगभग आपके हो गए होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा है कौन सा, को से कर्नाटक। तो ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश में भी पूछा जा सकता है। एसएससी में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को हुआ। ठीक है, ऐसा पूछा गया 1 नवंबर को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता, तो उसने आंसर 8 दिया था, तो 8 के नाम मैंने आपके सामने। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़, पंजाब। ठीक
ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश। लिखे हैं ना 8? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो गए ना? हो गए मेरे भाई, बोलो ना, सो गए क्या? तो मत जाना, जो सो गया तो खो गया। चलिए, जो सो गया तो खो गया। अब देखो, आगे बढ़े। अब मध्य प्रदेश के हम प्राचीन नाम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राचीन नाम की बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है प्राचीन नाम। तो मध्य प्रदेश को हम बोलते हैं दक्षिणापथ। क्या बोलते हैं? दक्षिणापथ बोलते हैं। अब जब मध्य प्रदेश को हमने दक्षिणापथ बोला, क्यों बोला, इसके बारे में रीजन। मध्य प्रदेश को हमने क्या बोला है? दक्षिणापथ बोला है। ठीक है, दक्षिणापथ क्यों बोला भैया? अभी रुको भैया, नक्शा बना दूं फिर बताता हूँ क्यों। लगभग लगभग है ये। ठीक है, ठीक है, नहीं तो मेरे पास लड़ने आ जाओ। ये सर के बना दिया। देखो, यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है। क्या है भैया? बीच में हमारा यहाँ पर मध्य प्रदेश है। अब ये मध्य प्रदेश है, तो हाँ, इसको हमने बोला दक्षिणापथ। दक्षिणापथ याद कर लेना, क्या बोला है? दक्षिणापथ। दक्षिणापथ क्यों कहा? ये दक्षिण दिशा है, बोलो हाँ। अब जो दक्षिण दिशा है, यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे की ओर जाएगा मध्य प्रदेश से होता हुआ। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। तो दक्षिण दिशा में रास्ता दिया है ना मध्य प्रदेश ने, तो दक्षिणापथ बोल दिया। क्या बोल दिया? दक्षिणापथ। क्लियर है भैया? अब देखो, इसको हमने रेवोत्तर भी कहा है। क्या कहा? रेवोत्तर। यहाँ से लगभग लगभग आपने सुना होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में एक नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी, जिसको हमने क्या बोला? रेवा कहा। क्या कहा? रेवा। नर्मदा नदी को क्या बोला? रेवा। अब ऊपर की ओर कौन सी दिशा है? उत्तर। कौन सी दिशा है? उत्तर। तो रेवा के उत्तर में ही तो है मध्य प्रदेश। देख लो, रेवोत्तर पल्ले पड़ी। तो रेवोत्तर हमने किसको कहा है? मध्य प्रदेश को। रेवोत्तर याद रखना, दक्षिणापथ याद रखना। दक्षिणापथ क्यों कहा? ये भी कहानी मैंने आपको समझा दी। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ याद रखना। फिर याद रखना है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ यहाँ पर याद रखना गोंडवाना लैंड। एक चीज और, गोंडवाना लैंड क्यों कहा? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। किसका हिस्सा हुआ करता था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ये चीज आपको पल्ले पड़ गई होगी। क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, तो ये चीज आपको पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, तो रेवोत्तर बोला, दक्षिणापथ बोला, और गोंडवाना लैंड का हमने किसको? मध्य प्रदेश को। ये चीज कहानी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ूं भैया। अब देखो, बोलो, समझ पड़ रही है? तो नहीं गए, जो सो जाएगा तो गड़बड़ हो जाए, तो परीक्षा में भी वो सोता रहेगा। ठीक है, तो भैया सोना नहीं है, हमें पढ़ाई करना है। और पढ़ाई करना है और सिलेक्शन लेना है और अपने माँ बाप का सपनों का साकार करना है। ठीक है? करना है भैया साकार। बोले सर हम साकारी करने बैठे हैं, तो साकारी करना है। देखो, अब मध्य प्रदेश के उपनाम की बात होती है। यदि आपसे पूछे वन प्रदेश, तो वन प्रदेश किसको कहा भैया? मध्य प्रदेश को। ठीक है, यदि आपसे पूछे बाघ प्रदेश, बाघ प्रदेश किसको कहा है? मध्य प्रदेश को। यदि आपसे पूछे घड़ियाल प्रदेश, तो घड़ियाल प्रदेश किसको कहा है? घड़ियाल प्रदेश भी हमने मध्य प्रदेश को कहा है, बोलो हाँ। घड़ियाल प्रदेश हो गया, बाघ प्रदेश हो गया, वन प्रदेश हो गया, जनजाति प्रदेश हो गया। ठीक है, जनजाति प्रदेश हो गया, हृदय प्रदेश हो गया, हृदय प्रदेश हो गया। साथ ही हम इसको बोलते हैं कोहिनूर प्रदेश। क्या बोलते हैं? कोहिनूर प्रदेश बोलते हैं, कोहिनूर प्रदेश बोलते हैं। अब देखो भैया, कोहिनूर प्रदेश बोला हमने, वन प्रदेश बोला, बाघ प्रदेश बोला, घड़ियाल प्रदेश बोला, जनजाति प्रदेश बोला, हृदय प्रदेश बोला। किसको? मध्य प्रदेश को। क्लियर है भैया? ये उपनाम हम कह सकते हैं। वन प्रदेश क्यों बोला? क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। क्या है भैया? सर्वाधिक वन है। जब सर्वाधिक वन है तो हमने इसको क्या बोल दिया है? वन प्रदेश बोल दिया है। सर्वाधिक क्या है? बाघ है। सर्वाधिक क्या है भैया? बाघ है।
ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो बाघ या तेंदुआ मध्य प्रदेश में कितने हैं, 785 हैं, जो कि क्या है, सर्वाधिक हैं। ये परीक्षा में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब देखो भैया, सर्वाधिक बाघ और सर्वाधिक मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है, जल्दी बताइए। सर्वाधिक बाघ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश के हैं आपके बांधवगढ़ में। कहां पर हैं, अब जो नई, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार याद रखना, बांधवगढ़ ने गढ़ में कितने हैं, 135, और कान्हा किसली में कितने हैं, कान्हा किसली में 105। क्या है, ये बाघ हैं। क्या है भैया, बाघ हैं। क्लियर है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में कितने हैं, जल्दी मुझे बताइए। 135 हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में कितने हैं, 105 बाघ हैं। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं, जो कि कितने हैं, 785। ये चीज आपको क्लियर याद रखना है। ठीक है, तो गिद्ध प्रदेश भी बोलते हैं मेरे भाई, ये भी चीज लिख लेना भैया। हमने इसको क्या बोला, गिद्ध प्रदेश बोला है, गिद्ध प्रदेश। ठीक है, तो गिद्ध प्रदेश हो गया, कोहिनूर प्रदेश हो गया, वन प्रदेश हो गया, बाघ प्रदेश हो गया, घड़ियाल प्रदेश हो गया, जनजाति प्रदेश हो गया, हृदय प्रदेश हो गया। अब देखो भैया, भेड़िया की संख्या रखना याद। ठीक है, और घड़ियाल की संख्या याद रखना, और लेपर्ड की भी संख्या आपको याद रखना है। ठीक है, रख पाएंगे, बोलो। लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ। ठीक है, लेपर्ड मतलब क्या होता है, तेंदुआ होता है। ठीक है भैया, घड़ियाल है, घड़ियाल हम बोल सकते हैं मगर जैसी एक प्रजाति होती है। मगर नहीं बोल रहा हूं, मगर जैसी प्रजाति होती है घड़ियाल की। क्या होती है, मगर जैसी प्रजाति होती है घड़ियाल की। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। वर्तमान में कितने संभाग है बच्चा, बताओ। कितने हैं, 10 है ना। ये भी लिख देता हूं मैं, ये भी चीज काम की है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं। ये संभाग हैं 10, 10 संभाग हैं, यहाँ पर लिखना भी याद रखना। वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, संभाग मतलब की डी। चलिए, किसी को दिक्कत है भैया, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, गिद्ध प्रदेश भी बोला हमने, गिद्ध प्रदेश ऊपर लिख दिया। चलिए। हाँ भैया, ठीक है, समझ में आ गया है, बोले सर आ रहा है समझ में, आना तो पड़ेगा, और नहीं आएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आएगा तो गड़बड़ होना तय है। क्या होना तय है, गड़बड़, आना पड़ेगा ना। चलिए, हाँ, ऐसे ही देखते रहो। इस सेशन को शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। आप शेयर भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, तो अच्छी बात थोड़ी है तुम लोग, बहुत गलत बात है। अच्छे लड़के नहीं हो, बहुत गंदे लड़के हो, शेयर नहीं करते भाई। शेयर नहीं कर रहे तो पढ़ ही लो सही, पढ़ भी नहीं रहे। ठीक है, तो पढ़ो और शेयर भी करो, और अच्छे स्वस्थ रहो, और इस बार सपने साकार करो। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और याद रखना, यदि आपसे पूछे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, गलती होने के चांस नहीं होना चाहिए। टाइगर सर्वाधिक किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, वह कितने हैं, 785। यदि आपसे पूछे भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ हैं, राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा हूं, यहां पर मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ में। जबकि भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में, जल्दी बताइए, भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो याद रखना जिम कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, जिम कार्बेट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक, सर्वाधिक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक क्या है साथी, याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ हैं। हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, राज्य की बात नहीं कर रहे। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, परंतु कान्हा किस मध्य प्रदेश राज्य में भी किस में ज्यादा है, कहां पर, बांधवगढ़ में। जबकि भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में ज्यादा है, तो याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर कितने हैं, 260। इस चीज पल्ले पड़ी, बोले हाँ पड़ गई सर। चलिए, अब देखो, अब मध्य प्रदेश के कुछ हम केंद्रीय बिंदु की बात करेंगे। इससे पहले याद रखना, मध्य प्रदेश शब्द जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल। अब जो जवाहरलाल नेहरू कौन है,
जवाहरलाल नेहरू कौन है? कौन है बताओ? ये सर हमारे पड़ोस में रहते। ऐसी बात कर रहा है, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? ऐसी बात नहीं करते बालक। बालक ये पहले भारत के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखना, पूर्व प्रधानमंत्री है भारत प्रथम। उन्होंने मध्य प्रदेश शब्द दिया। ठीक है? तो पूर्व प्रधानमंत्री है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, या भारत के पहले प्रधानमंत्री। अब देखो मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु, यदि मध्य प्रदेश के केंद्रीय बिंदु की बात करता है तो याद रखना सागर। याद रखना सागर। अब जो सागर है, सागर का मतलब ये नहीं है कि आपके पड़ोस में रहने वाला सागर है। ये भैया क्या है? सागर है। ठीक है, इसको हृदय डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं। हृदय, हृदय जिला आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? सागर। ठीक है, तो हृदय जिला भी हमने किसको कहा है? सागर को। हृदय जिला, ठीक है, हृदय जिला हमने किसको कहा है? सागर को कहा है। अब देखो पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु तो मंगलनाथ है। मंगलनाथ। अब जो केंद्रीय बिंदु है मंगलनाथ, याद रखना ये उज्जैन में है। यहाँ पर उज्जैन में, यहाँ पर पृथ्वी शब्द लगा है, यहाँ पर मंगल लगा है। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे? पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है। ऑप्शन में अपने आप कैच कर जाएगा, बोले सर ने बताया था पृथ्वी भी एक ग्रह है, मंगल भी एक ग्रह है। तो मंगलनाथ कहाँ पर है? आपका उज्जैन में, जो कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना बोलो भैया, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु, ठीक है, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बताइए। अखंड भारत का है बरसाली बैतूल। ठीक है, याद रखना है, याद रखोगे बरसाली बैतूल। बरसाली, बरसाली बैतूल। ठीक है, अखंड भारत का बरसाली बैतूल। बर में क्या लगा है? लास्ट में साली। तो साली को कोई क्या नहीं कर सकता? खंड नहीं कर सकता भैया, अखंड ही रहती है साली। वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बरसाली कौन है भैया? बरसाली। वैशाली नहीं बोला है, नहीं बोले सर हमारे बाजू में वैशाली रहती है। नहीं भैया, बाजू वाली वैशाली की बात नहीं कर रहे हैं, बरसाली है। क्या है? बरसाली। और साली में भी एक शब्द लगा है, मतलब बरसाली में भी एक साली लगा है। तो साली से याद रखना, साली को अखंड नहीं कर सकता, तो बरसाली। ठीक है, चलिए देखो भैया दिमाग में ये चीजें याद रखना है। ठीक है, अब देखो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु, बा से याद रखना विदिशा। याद रखोगे विदिशा। ठीक है, तो विदिशा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भैया। ये लगभग लगभग में आप बोल सकते हैं। ठीक है, बैतूल मैंने बता दिया भैया। ठीक है, मंगलनाथ उज्जैन, याद रखना मंगलनाथ। ठीक है, मंगलनाथ हो गया। आया समझ में? हाँ बोलो ना। आ गया, अच्छी बात है, आ गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े भैया, बोलो। क्या तो जनजाति प्रदेश, घड़ियाल प्रदेश, ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पे मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना। ठीक है, ये बात नहीं आई समझ में? अब देखो एक और लिखा हुआ है, वर्तमान भारत का केंद्रीय बिंदु हो गया आपका विदिशा। अब एक चीज और याद रखना है, अविभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु। अविभाजित, देख लो भैया, अविभाजित, ये लिखा हुआ नहीं है, परीक्षा में आता। अविभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु लिखो भैया, कौन सा है? करौंदी गांव। करौंदी गांव याद रखना, कौन सा गांव है? करौंदी। अब देखो करौंदी गांव का 1988 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर कर दिया गया। मतलब सीधी सी बात है, 1988 में क्या हुआ है, जो करौंदी गांव है वह भारत का अविभाजित भारत का केंद्रीय बिंदु है। अविभाजित शब्द याद रखना, करौंदी गांव है। कहाँ? कौन सा? करौंदी गांव है। साथ ही याद रखना 1988 में करौंदी गांव का नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? आपको याद रखना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर। किसके नाम पर? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर कर दिया गया है। ये चीज आपको समझ पड़ी? यस या नो मुझे बता दीजिए।
ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर की है। अब देखो ये चीज आप समझ में आई आपको। अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ जाइए सर। चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ पे याद रखना राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह में या हम स्टेट सिंबल में बात करते हैं, मुख्य रूप से पहले तीन राजकीय पक्षी, राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष की बात करते हैं। इसकी बात क्यों करना है, देखो वृक्ष पढ़ेंगे, राजकीय शब्द लिखो भैया, राजकीय। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे हम वृक्ष, ठीक है। फिर पढ़ेंगे पक्षी, फिर पढ़ेंगे भैया पशु। अब देखो एक डायग्राम से समझते, बोले सर एक डायग्राम क्यों बना रहे हैं, अरे जरूरत है डायग्राम की, ठीक है। ये है वृक्ष, वृक्ष पर क्या बैठते हैं, पक्षी, पक्षी के नीचे क्या होते हैं, पशु रेस्ट करते हैं। बोले सर ये क्यों बोला, बोले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 नवंबर 1981, 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह बनाए गए। चिन्ह कौन कौन से, राजकीय वृक्ष बनाया गया, पर राजकीय वृक्ष की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। तीन चीज को याद रखना, राजकीय वृक्ष 1 नवंबर 1981 को बना, राजकीय पक्षी 1 नवंबर 1981 को बना, पशु 1 नवंबर 1981 को बना, ठीक है। अब हमने कैसे याद रखा, वृक्ष पशु पक्षी, ठीक है। वृक्ष पर क्या बैठते हैं, पक्षी, और नीचे पशु क्या करते हैं, आराम करते हैं, क्लियर है। अब जब 1 नवंबर 1981 था तो इस समय मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ थी, वर्षगांठ थी 25वीं नंबर की, क्लियर है भैया। 25वीं वर्षगांठ थी, तो 25 जब 25 वर्ष किसी भी संस्था के पूरे होते हैं या 25 वर्ष पूरे होने को क्या कहा जाता है, ये पटवारी 2017 का प्रश्न है, क्या बोलते हैं जल्दी बताइए, ठीक है। सिल्वर ईयर बोलते हैं, सिल्वर वर्ष बोलते हैं, ठीक है। सिल्वर वर्ष या सिल्वर ईयर बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ये पूछा गया है, सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर वर्ष बोलते हैं, रजत वर्ष बोलते हैं, ठीक है। ये चीज पूछी गई है पटवारी 2017 में, तो आपसे भी पूछा जा सकता, 25 वर्ष करके पूछा था उसने, ठीक है। तो याद रखना 25 वर्ष पूरे होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हम सिल्वर वर्ष बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पूरे आपको लिखा देता हूँ, जब 10 वर्ष पूरे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं। 25 वर्ष पूरे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर वर्ष बोलते हैं, बोलते हैं ना। 10 वर्ष दशक, 25 वर्ष क्या होंगे आपके सिल्वर, 50 वर्ष क्या होंगे गोल्डन। यदि किसी भी संस्था के 50 वर्ष पूरे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन ईयर या गोल्डन वर्ष बोलेंगे भैया, ठीक है? याद कर लेना आप, इसको काम आएगा कभी जीवन में, ठीक है। 75 वर्ष हो तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेटिनम, 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 याद रखना। तो 75 वर्ष पूरे होंगे तो क्या बोलते हैं, प्लेटिनम बोलते हैं, और 100 वर्ष पूरे होते हैं तो क्या बोलते हैं, शताब्दी। 100 वर्ष पूरे होंगे तो क्या बोलते हैं, शताब्दी, ठीक है। 10 वर्ष मतलब शतक, 25 वर्ष मतलब सिल्वर, 50 वर्ष मतलब गोल्डन, 75 वर्ष मतलब प्लेटिनम, और 100 वर्ष मतलब शताब्दी। ये चीज आपको समझ में आई, क्लियर बताइए, यस या नो, हाँ या ना बोल दीजिए भैया, इतनी समझ में आई, समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। 10 वर्ष मतलब दशक, 25 वर्ष मतलब सिल्वर, 50 वर्ष मतलब गोल्डन, 75 वर्ष मतलब प्लेटिनम, और 100 वर्ष मतलब शताब्दी, ठीक है। ये पटवारी 2017 में पूछा गया है, 25 वर्ष हो जाते हैं पूरे किसी भी संस्थान के, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, रजत वर्ष कहते हैं, क्लियर है भैया। हाँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, अपना करियर सौदान लिखेंगे या सौदान सर लिखेंगे तो वहाँ भी मैंने अच्छा खासा कंटेंट आपको पढ़ा दिया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये तो सेशन आपको समझ में आ ही रहा होगा, आ रहा है कि नहीं, बोले सर आ तो रहा है, एक कान से सुन रहे हैं दूसरे से निकल रहा है, अब दूसरे को बंद कर लो, अपने आप ये जो बातें हैं मेरी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हाँ भैया यही चलेगा, आगे भी चलाएंगे अपन कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आपको पल्ले पड़ गई होगी।
आगे बढ़ूं। अब देखो एक एक की हम बात कर लेते हैं। देखिए राजकीय वृक्ष है जिसको हमने क्या बोला, बरगद। राजकीय वृक्ष कौन सा है, बरगद। बरगद क्लियर है, किसको बोला, बरगद को बोला है। इसकी घोषणा कब होती है, 1 नवंबर 1981 को होती। क्लियर है, ये चीज हमने पढ़ी। राजकीय वृक्ष का नाम क्या है, बरगद है। ठीक है, संपूर्ण मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र है, संपूर्ण मध्य प्रदेश। उपयोगिता औषधि। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जड़ दिख रही होगी, यहाँ पर आपको शाखाएं दिख रही होंगी। ये छाल है, यह छाल है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं इनको शाखाएं, बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, शाखा। अब मुझे बताइए शाखाओं पर किस भगवान का निवास होता है, छाल पर किस भगवान का निवास होता है, और जड़ पर किस भगवान का निवास होता है, बरगद के। बताइए, कमेंट करो भैया, किस भगवान का निवास होता है। ठीक है, जड़ में तो ब्रह्मा जी का निवास होता है। जड़ में किसका होता है, ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का निवास होता है जड़ में। क्लियर है भैया। छाल में विष्णु जी का निवास होता है, भगवान विष्णु का निवास। ठीक है, याद रखना। और शाखा में किसका होता है, शाखा में भगवान शिव का निवास होता है, ये चीज याद रखना है। क्लियर है, तो भगवान शिव का निवास शाखा में है, छाल का, आप छाल में विष्णु भगवान का निवास है, जड़ में ब्रह्मा जी का निवास है। ठीक है, तो इसको याद रखना भैया, ये परीक्षा में आ सकता है। इसका अन्य नाम बोल सकते हैं बट वृक्ष, इसको हम बोलते हैं बट वृक्ष या बड़ वृक्ष, अन्य नाम हम कह सकते। क्लियर है, औषधि महत्व का वृक्ष होता है। कौन सा होता है, औषधि महत्व का वृक्ष होता है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके जो 2 पार्क प्रस्तावित हैं, यदि आपसे पूछे पहला पार्क, पार्क लिखूं भैया, पहला पार्क प्रस्तावित है इंदौर में, इसका, बरगद का। और दूसरा कहां पर, भोपाल। ये प्रस्तावित है भैया। यदि स्थापित करके भी पूछ ले प्रश्न तो घबराना मत, पहला आंसर इंदौर ही रेफरेंस देना। ठीक है, तो पहला कौन सा होगा आपका, इंदौर, और दूसरा कौन सा होगा, भोपाल। पार्क मतलब बरगद पार्क की हम बात कर रहे हैं, बरगद पार्क की बात कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो, अब इसके वैज्ञानिक नाम की बात भी हमें समझना है। इसका वैज्ञानिक नाम होता फाइकस वेगालेंसिस। ठीक है, लिख दूं भैया वैज्ञानिक नाम, तो फाइकस यहां पर लिख रहा हूं, फाइकस वेगालेंसिस, फाइकस वेगालेंसिस, फाइकस वेगालेंसिस इसका क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता, किसका, बरगद का। क्लियर है, बड़ वृक्ष या बट वृक्ष कहा, जड़ में ब्रह्मा भगवान है, छाल में विष्णु भगवान, शाखा में भगवान शिव हैं। इंदौर भोपाल में पार्क प्रस्तावित है, पहला रेफरेंस इंदौर रखना है। क्लियर, 1 नवंबर 1981 को इसकी स्थापना या घोषणा की गई है, मतलब घोषणा की गई थी या बनाया गया। राजकीय वृक्ष बरगद है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखा जाता है, औषधि महत्व का वृक्ष होता है। इतनी बात आपको पल्ले पड़ी, अरे बोलो रे, पल्ले पड़ी हो तो मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाता हूं। चलिए अब देखो राजकीय पशु की बात करते हैं, तो राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा। बारहसिंगा हमने क्यों बोला, बारहसिंगा इसलिए बोलते हैं, इसकी जो सींग की विशेष रचना के कारण, सींग की विशेष रचना के कारण इसको हमने बारहसिंगा कहा। क्या कहा है, बारहसिंगा कहा, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो बारहसिंगा क्या हो गया, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। घोषणा कब हुई, 1 नवंबर 1981 को। ठीक है, क्षेत्र, ठीक है, यहां पर एक स्पेशल आपको एक क्षेत्र याद रखना, उस क्षेत्र का, क्या हम बोल सकते हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखना है जो कि परीक्षा में आता है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बारहसिंगा आपको देखने को मिले जाते हैं, याद रखना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली, कान्हा किसली, याद रखना। यहाँ पर इसका संरक्षण किया जा रहा है, इसलिए कान्हा का गहना भी हम बोलते हैं, कान्हा का गहना। अब जो कान्हा का गहना है, हमने किसको कहा है कान्हा का गहना, हमने कान्हा का गहना कहा है बारहसिंगा। इसको कहा है
क्लियर है भैया? किसको बोला है? बारहसिंगा को बोला है। किसी को दिक्कत है? ठीक है। और जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में कितने बाघ हैं? अभी मैंने बताया, बाघ की बोल रहा हूँ। बाघ कितने अभी मैंने पढ़ाया ना। और यहीं पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? ठीक है, मतलब जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है ना, कान्हा किसली, तो बाघ भी देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अभी मैं बात किसकी बात कर रहा हूँ? बारहसिंगा। तो बारहसिंगा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा या कान्हा किसली में मिलेगा? क्लियर है? जिसे हमने क्या बोला? कान्हा का गहना कहा। क्या कहा है? कान्हा का गहना। क्लियर है भैया? अब जो ब्रेडरी प्रजाति होती है, बारहसिंगा कौन सी है? ब्रेडरी प्रजाति। ब्रेडरी प्रजाति का होता है। कौन सी प्रजाति का होता है? ब्रेडरी। बा से बारहसिंगा, बा से ब्रेडरी प्रजाति, आपको याद रखना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ होता है? आपका मंडला बालाघाट में है। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे वहां पर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब देखो, शुभंकर 2017 में जारी हुआ। अब डिजाइन किसने किया भैया? डिजाइन किया है रोहन चक्रवर्ती। रोहन चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। अब जो शुभंकर का नाम क्या था? भूर सिंह दा वारासिंगा। भूर सिंह दा वारासिंगा। ठीक है, भूर सिंह दा वारासिंगा। ठीक है, तो याद रखना है क्या था? भूर सिंह दा वारासिंगा, ये शुभंकर का नाम था। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका मस्कट या क्या जारी किया गया है? आपका शुभंकर जारी किया है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए और परीक्षा में पूछा जा चुका है। यदि इसकी हम कुल की बात करें, सर्वडी फैमिली होती है या कुल होता है? क्या होती है? सर्वडी। सर्वडी या परिवार का होता है। सर्वडी कुल या सर्वडी फैमिली का होता है कौन? आपका राजकीय पशु बारहसिंगा। ठीक है, ब्रेडरी प्रजाति हो गई। अब इसका वैज्ञानिक नाम की बात होती ना, रूस वर्ष डुआउ शैली। लिख लेना, ये मैं ही लिखूंगा, तुम तो लिख नहीं पाओगे। रूस वर्ष, उस वर्ष डुआउ शैली। ठीक है, डुआउ शैली याद रखना। रूस वर्ष डुआउ शैली किसका वैज्ञानिक नाम है? आप आज की पशु वारासिंगा का हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आई? यस या नो? ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। कमेंट में करो भैया, इतनी चीजें पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। और मध्य और भारत में एक आपने सुना होगा, कांजीरंगा का नाम सुना है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहां भी ये देखने को मिल जाता है वाराणसी। ठीक है, चलिए, ये मंडला में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मंडला बालाघाट, मुख्य रूप से मंडला याद रखना। अब देखो, राजकीय और पशु खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी भी घोषणा कब हुई थी? 1 नवंबर 1981। क्लियर है? 1 नवंबर 1981 को स्थापना हुई थी। क्षेत्र याद रखना, पश्चिमी क्षेत्र बोल सकते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में भी हमें 2 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में आपका? बारहसिंगा। जल्दी बताइए। आपके कान्हा किसली में। ठीक है, जब राष्ट्रीय उद्यान शब्द आएगा और पशु पक्षी की बात होगी तो हमें हमें किसकी ओर आ जाना? बारहसिंगा की ओर हो जाना है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद नहीं रखना है, यहाँ पर 2 आपको अभ्यारण्य का नाम याद रखना है। उन अभ्यारण्य को साथ में लिख लो भैया। 2 अभ्यारण्य याद रखना है आपका। सैलाना अभ्यारण्य, ठीक है, दूसरा याद रखना है सरदारपुर। ठीक है, तो ये चीज साथ में मैं इसलिए करा रहा हूं कि डाउट ना हो। ठीक है, सरदारपुर अभ्यारण्य। ठीक है, सैलाना अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य। जो सैलाना अभ्यारण्य है, मुझे बताइए कहां पर है? सैलाना है रतलाम में। रतलाम में। सरदारपुर कहां पर है? धार में। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है। याद रखना है, सरदारपुर अभ्यारण्य धार में है। अब सरदार देखे आपने, पंजाबी सरदार की बात कर रहे हैं तो धारदार तलवार या कपान साथ में रखते हैं ना, तो धार से याद रखना, धार, और सरदार से याद रखना सरदारपुर। तो सरदार जो लोग होते हैं धारदार तलवार रखते हैं, तो धार याद हो जाएगा। यहाँ पर लगा है लाना, यहाँ पर लगा है रात। अब जैसे हम क्या करते हैं, जॉब करने जाते हैं,
ठीक है, जाते हैं कि नहीं जाते, जाते हैं। शाम को घर आते हैं, रात के टाइम घर आते हैं तो सब्जी भी साथ में लाते हैं, खाने पीने की लाते हैं ना। खाना मतलब टमाटर ले आए, कभी बैगन ले आए, कभी कुछ भी खाने को ले आए, तो रात में लाना। तो ऐसा वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा होगा, अब हम कुछ नहीं कह सकते भैया, अपना दिमाग कंट्रोल में रखो, ठीक है। हाँ भाई साहब, इतनी समझ में आई बात, आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी, बहुत अच्छे से आ गई। ठीक है भैया, चलिए। अब इसमें नर भी होता है, नर कैसा होगा? बोले सर हमने देखा ही नहीं है। तो भैया मैंने तो खूब देखा है, मैं यही काम बचा है मेरे को, नर देखो मादा देखो है। तो नर का क्या है कलर होता है बताइए? सफेद होता है। ये तो स्मार्ट निकला भैया, नर सफेद हो गया। और जो मादा होती है चमकीली, चमकीली, ठीक है। तो नर सफेद, मादा चमकीली, आपको याद रखना है। अब देखो, इसको शाही बुलबुल भी कहते हैं, शाही बुलबुल, शाही। इसको हमने क्या बोला? शाही बुलबुल बोला, ठीक है। टिटैनी भी कहते हैं इसको, टिटैनी, टिटैनी बोला, शाही बुलबुल बोला, महारैनी भी बोलते हैं। ये चीज आई समझ में? महारैनी, टिटैनी, शाही बुलबुल, क्लियर है। फ्लाई कैचर भी बोलते हैं इसको, इंडियन फ्लाई कैचर भी आपसे पूछे तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडियन फ्लाई कैचर, इंडियन फ्लाई कैचर कहते हैं, ठीक है? ये चीज आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम बताइए जल्दी, बता दीजिए मुझे, वैज्ञानिक नाम क्या? टर्फ सिफोनी पैराडाइजी, लिख लेना भैया, टर्फ सिफोनी पैराडाइजी बोलते हैं, टर्फ शिफोनी, ठीक है। टर्फ सिफोनी पैराडाइजी इसको हम कहते हैं, ठीक है, लिख लेना है, ठीक है। ठीक है, तो टर्फ सिफोनी पैराडाइजी हमने किसको कहा है? हमने कहा है आपके राजकीय पक्षी को कहा है। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? ठीक है, दूधराज है। यहाँ पर हम लिख नहीं पाए तो दूधराज याद रखना, याद रखना। राजकीय पक्षी का नाम क्या है? दूधराज। सिंपल प्रश्न आता है तो दूधराज है, ठीक है। तो महारानी बोला है, ठीक है, साहेब बुलबुल बोला है। तो हम जब दूध पक्षी को पिलाएंगे तो उससे बोलेंगे, बुलाएंगे ना, बुलाएंगे ना, बुलाएंगे आ आ आ, तो बुलाने से याद रखना बुलबुल। तो पक्षी को दूध पिलाते हैं, लाते ना, बोले रख देंगे भाई, वैसे तो पीता नहीं है, ठीक है। पक्षी मिट्ठू, जैसे आपने देखा होगा मिट्ठू तोता, ठीक है, तो उसको घर में पालते हैं, उसको पिला देते हैं दूध, ठीक है। चलिए, दिमाग मत लगा, बोले हाँ पिलाते हैं नहीं पिलाते, अपने मन से जो करना है करो, बट याद रख लेना बुलाते हैं बुलबुल, ठीक है, बुलाओ बुलाओ बुलबुल हो जाएगा। और पी के उड़ जाता है फ्लाई केचर, फ्लाई मतलब उड़ना, तो उड़ जाता है तो फ्लाई केचर रखना। तो ऐसी चीज आपको सब याद रखना है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अब हम मिलेंगे कल, ठीक है। इस सेशन आपको समझ में आया हो तो कमेंट हमें कर दीजिए। अब मिलते हैं कल, ठीक है, बढ़िया तैयारी कीजिए, मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।